हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑनलाइन फिफ्थ लेक्चर है। लेक्चर 5 है। और आज जो हम टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे वो है थ्रेड मैनेजमेंट। हमने प्रीवियसली प्रोसेस के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। जो एक स्टेप होता है प्रोसेस के बाद आने वाला, जो अगला स्टेप है वो है थ्रेड का। जैसे मैंने आपको पहले स्टार्ट में ही बताया था कि प्रोग्राम जो होता है, जो आपके ड्राइव में सेव होता है, सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होता है, जब आप उस पर डबल क्लिक करते हैं उसको रन करने के लिए, तो वो आपका लोड हो जाता है मेमोरी में। मेमोरी में उसका जो नाम है वो प्रोसेस बन जाता है, प्रोसेस में वो कन्वर्ट हो जाता है मल्टीपल प्रोसेसेस में। उसके बाद प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन के लिए जाता है सीपीयू की तरफ, हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़े उसके, कि कैसे कौन से एल्गोरिथम यूज करके आपके जो है प्रोसेस जाते हैं सीपीयू पे। तो वहाँ पे सीपीयू पे ये अगेन कन्वर्ट हो जाता है थ्रेड्स में। थ्रेड क्या है, तो आज वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसी के हवाले से जितनी भी इसकी डिटेल होगी वो सारी आज हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज थ्रेड? थ्रेड क्या है? A thread is a path of execution within a process। किसी भी प्रोसेस के अंदर जो एग्जीक्यूशन के पाथ्स होते हैं, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। जैसे एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम वो प्रोग्राम जब लोड होता है मेमोरी में, तो वो प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, वो प्रोसेस के अंदर फिर वे ऑफ एग्जीक्यूशन होती हैं, डिफरेंट पाथ होते हैं एग्जीक्यूशन के। एक पाथ पे कुछ चल रहा होता है उस प्रोसेस का, दूसरे पाथ पे कुछ और चल रहा होता है उस प्रोसेस का, तीसरे पाथ पे कुछ और चल रहा होता है उस प्रोसेस का। इसकी एग्जांपल यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, और आगे भी वही एग्जांपल हम यूज़ करेंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी भी ब्राउज़र को ओपन करते हैं, तो वो ब्राउज़र में डिफरेंट टैब्स होते हैं ऊपर, डिफरेंट टैब्स बने होते हैं। हर टैब अपना एक फंक्शन प्रोसेस कर रहा होता है, वो चला रहा होता है, वो आपको दे रहा होता है। वो टैब्स क्या हैं? बेसिकली एग्जीक्यूशन के पाथ हैं, जिसे हम मॉड्यूल भी कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी में मॉड्यूल, जो मॉड्यूल क्या होते हैं? सिंगल मॉड्यूल है, डबल मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल हैं, जितने मॉड्यूल होते हैं आपके सामने एक पेज के ऊपर जो डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, वो क्या है? बेसिकली थ्रेड ही हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरी एग्जांपल है इसकी, कि आप जब एमएस वर्ड ऑफिस ओपन करते हैं, ठीक है, ऑफिस में क्या होता है? सब कुछ ऑटोमेटिकली पीछे से चल रहा होता है। जैसे आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं, तो टाइपिंग के साथ-साथ अगर आप आपने स्पेलिंग मिस कर ली है या उसमें रॉन्ग स्पेलिंग पुट कर ली है, टाइप कर ली है, तो वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाती है। उसके नीचे रेड उसके अंडरलाइन हो जाती है। तो वो कैसे हो रही है? बैकग्राउंड पे छोटे-छोटे थ्रेड्स चल रहे हैं, डिफरेंट थ्रेड्स चल रहे हैं उसी एक प्रोसेस के। प्रोसेस क्या है? एमएस ऑफिस। उस ऑफिस में अंदर डिफरेंट थ्रेड्स चल रहे हैं, वे ऑफ एग्जीक्यूशन है, पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है। तो यही सारा कॉन्सेप्ट है कि इसको जितने आप प्रोसेस को जितने ज़्यादा थ्रेड्स में डिवाइड करेंगे, उतना ही सीपीयू जो है उसे ईज़िली, आसानी के साथ और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एग्ज़ीक्यूट कर पाएगा। ठीक है? यानी अब बर्डन नहीं होगा। प्रोसेस एग्ज़ीक्यूशन पाथ जितने ज़्यादा होंगे, उतना ज़्यादा ही सारा कुछ पैरेलल चल रहा होगा। सारा निज़ाम चल रहा होगा। जैसे आपने आप ऑफ़िस खोला हुआ है, और ऑफ़िस में आप जैसे टाइपिंग कर रहे हैं, वो ऑटो सेविंग भी हो रही है, आपका डॉक्यूमेंट सेव भी हो रहा है, अंडरलाइनिंग भी हो रही है, स्पेल चेकिंग भी हो रही है, अलाइनमेंट भी सेट हो रही है, लाइन बाय लाइन उसको उसकी अरेंजमेंट भी हो रही है। तो ये सारा कुछ इसी में ही हो रहा होता है। तो इसको थ्रेड कहते हैं। और हर थ्रेड के अंदर अपनी ही पूरी डिटेल होती है। यानी अब जैसे मैंने कहा कि बटन जो टैब्स लगी हुई हैं, तो हर एक मॉड्यूल, हर एक टैब, उसके अपनी ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद होती है, विद इट्स ओन प्रोग्राम काउंटर। जो कि प्रोग्राम काउंटर भी होता है उसमें, दैट कीप्स, जो कि कीप करता है, ट्रैक करता है उसको, किस चीज़ को? ऑफ व्हिच इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट, कि किस इंस्ट्रक्शन में उसके बाद आना है। ठीक है? सिस्टम रजिस्टर होते हैं, यानी सिस्टम के कौन से रजिस्टर उसमें इन्वॉल्व हैं, व्हिच होल्ड्स इट्स करंट वर्किंग वेरिएबल्स। ठीक है? सिस्टम रजिस्टर में किस रजिस्टर के पास उसके करंट वर्किंग वेरिएबल्स चल रहे हैं। एंड अ स्टैक, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, व्हिच कंटेन्स द एग्जीक्यूशन हिस्ट्री, पूरी उसकी हिस्ट्री पड़ी होती है कि कौन सा प्रोसेस किस उसमें आ रहा है, लेवल पे आ रहा है। ठीक है जी? तो थ्रेड बेसिकली क्या है?
एक पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है विद इन अ प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर उन्होंने उसको डिवीजन की होती है। जो प्रोग्रामर होते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, कोड करते हैं, उसमें उसके मॉड्यूल बनाए जाते हैं। जैसे आपके डिफरेंट मॉड्यूल यूज होते हैं आपके किसी भी सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम में, और वो सॉफ्टवेयर में जो मॉड्यूल होते हैं वो बेसिकली क्या है, कोड के अंदर एक पीस ऑफ कोड होता है, पूरा एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है? तो वो क्या है, बेसिकली एक थ्रेड का पार्ट होता है। वो थ्रेड असाइन हो जाते हैं सीपीयू पे, सीपीयू के अंदर कोर्स पे, पर कोर वो डिफरेंट थ्रेड्स को हैंडल कर सकते हैं आपके जो प्रोसेसर हैं। ठीक है जी? तो कोर का कॉन्सेप्ट भी यही है। कोर क्या है, बेसिकली वो थ्रेड ही हैं। थ्रेड में एग्जीक्यूशन कैसे होती है, हम उस पे सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं, प्रोसेस चला रहे होते हैं। प्रोसेस के अंदर भी उस थ्रेड्स की मॉड्यूल बने होते हैं, एक मॉड्यूल की शक्ल दी गई होती है उस पूरे सॉफ्टवेयर को। एक सॉफ्टवेयर पूरे मॉड्यूल से मिला के बनाया गया होता है। वो मॉड्यूल क्या है, वो आपके थ्रेड्स ही हैं। अ थ्रेड इज आल्सो नोन एज अ लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड को हम लाइट वेट प्रोसेस भी कह सकते हैं, हल्का प्रोसेस। एक फुल फ्लेज प्रोसेस होता है, जैसे कि एमएस वर्ड एक फुल फ्लेज प्रोसेस है। ठीक है? फुल फ्लेज प्रोग्राम है, एक प्रोसेस है, वो हैवी वेट है। ठीक है? लेकिन थ्रेड जो है, उसी के प्रोसेस के छोटा सा कोई हिस्सा है, एक मॉड्यूल है, जो कंप्लीट एक प्रोसेस ही है। ठीक है जी? यानी जैसे ऑटो सेविंग है एमएस वर्ड में, या स्पेलिंग चेकिंग है। अब स्पेलिंग चेकिंग एक कंप्लीट एक पूरा मॉड्यूल है, जो स्पेलिंग को चेक करता है, जिसके अपने ही उसमें प्रोग्राम काउंटर लगे हुए हैं, उसमें सिस्टम रजिस्टर उसका अपना है, स्टैक भी है उसमें, फाइल है, डेटा है, जो भी है। उसका एक कंप्लीट पैकेज है जो पूरी स्पेलिंग को चेक कर रहा होता है। इस तरह ऑटो सेविंग एक कंप्लीट है। तो ये छोटे-छोटे मॉड्यूल है, लाइट वेट प्रोसेस ही हैं। प्रोसेस एक प्रोसेस ही चल रहा है जो लाइट वेट है। द आइडिया इज, आइडिया क्या था इसके बैक पे, इज टू अचीव पैरेललिज्म। ठीक है? पैरेललिज्म इसलिए हमने किया कि चीजें पैरेलली चलें। तो इसके लिए हमने थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट लाए कि मल्टीपल थ्रेड्स, जितने भी ज्यादा थ्रेड्स में हम प्रोसेस को डिवाइड करेंगे, मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे, तो सारी चीजें पैरेलल चलेंगी। हर एक मॉड्यूल एट द सेम टाइम रन हो रहा होगा, क्योंकि हमारे पास एग्जीक्यूशन के पाथ जब ज्यादा होंगे, तो हम हर एक को डिफरेंट पाथ में डिफरेंट टास्क दे दिए जाएंगे एक ही प्रोसेस के। बाय डिवाइडिंग अ प्रोसेस इनटू मल्टीपल थ्रेड्स, एक प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड करना, ताकि पैरेललिज्म अचीव हो जाए। सो विद मेनी थ्रेड्स सीपीयू कैन हैंडल सेवरल टास्क। जितने ज्यादा थ्रेड्स होंगे, सीपीयू कैन हैंडल सेवरल टास्क। सीपीयू को एक से ज्यादा टास्क हैंडल करने की ताकत उसमें आ जाती है। सीपीयू कैन कर सकता है हैंडल सेवरल टास्क एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे। जितने ज्यादा थ्रेड्स होंगे सीपीयू के ऊपर और प्रोसेस के अंदर, अगर मल्टीपल थ्रेड्स के कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेड है, अगर आपका सीपीयू सिर्फ सिंगल कोर है, या तो उसमें कोर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो समझिए वो सिर्फ एक ही प्रोसेस एट द सेम टाइम चला सकता है। बाकी प्रोसेस क्यू में ठहरे होंगे, और उस प्रोसेस का फिर इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन आ रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके वो सिस्टम स्लो थे, जो पहले पहले सिस्टम थे। उसके बाद डुअल कोर आए, 2 कोर वाले आए, फिर उसके बाद कोर आई 3 आया, कोर आई 5 आया, कोर आई 7 आया, कोर आई 9 आया, तो इस तरह जा रहे हैं। तो ये कोर बने, कोर के अंदर फिर थ्रेड्स, पर कोर 2 थ्रेड्स प्रोसेस करने की ताकत होती है, या 2 से ज़्यादा करने की ताकत होती है। तो इसी तरह प्रोसेसेस में भी मॉड्यूल रखे गए, सॉफ्टवेयर जब बनाए गए, प्रोग्राम जब लिखे गए, तो उसमें भी थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट डाला गया, ताकि मॉड्यूल सेपरेट मॉड्यूल हो, वो मॉड्यूल जाते हैं सीपीयू के थ्रेड्स, जो हार्डवेयर थ्रेड लेवल थ्रेड्स हैं, सॉफ्टवेयर लेवल थ्रेड्स होते हैं, तो सॉफ्टवेयर लेवल थ्रेड्स हार्डवेयर लेवल थ्रेड्स पे चले जाते हैं सीपीयू के, और वो उसमें मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम रन हो रहे होते हैं। टू क्रिएट अ थ्रेड यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ प्रोसेस। डेफिनेटली जब भी आपको थ्रेड अगर क्रिएट करना है, तो थ्रेड से पहले प्रोसेस आता है, प्रोसेस से पहले प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम पे डबल क्लिक करेंगे, प्रोसेस बनेगा, प्रोसेस जब जाएगा उसमें सीपीयू में, तो वो थ्रेड बन जाएगा। तो क्रिएशन, इसकी क्रिएशन के लिए प्रोसेस की क्रिएशन जरूरी है। अपॉन कंप्लीशन द प्रोसेस क्रिएट्स अ थ्रेड। ठीक है? जैसे ही आप अपना प्रोसेस क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके बाद प्रोसेस ऑटोमेटिकली इंटरनली खुद ही डिवीजन कर लेता है, अपने मॉड्यूल्स बना लेता है थ्रेड की शक्ल में, विच आर देन एग्जीक्यूटेड, जिनको फिर एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाता है। दिस कैन बी फॉर अ शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और इस पे
डिपेंड करता है कि प्रोसेस अगर बहुत बड़ा है तो उसके टाइम ज़्यादा लग सकता है क्योंकि मिलीसेकंड में ही ये हो रहे होते हैं। हर थ्रेड को कुछ मिलीसेकंड मिले जाते हैं। जैसे हमने टाइम स्लाइसिंग पढ़ी थी राउंड रॉबिन में कि हर प्रोसेस को कुछ टाइम दिया जाता है। यहाँ पे वो कांसेप्ट होता है कि थ्रेड्स को टाइम दिया जाता है, स्लाइस बनाया जाता है। उनकी स्लाइस के कुछ सेकंड तक ये थ्रेड चले, फिर उसके बाद ये थ्रेड चले, फिर ये थ्रेड चले, फिर ये थ्रेड चले। इसलिए आपकी फ्रीक्वेंटली ये चल रहे होते हैं मिलीसेकंड में, बहुत तेज़ी में, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस। The number of threads you have depends on the number of cores. नंबर ऑफ थ्रेड्स की जो मेन वो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है कि कितने होने चाहिए, कितने होंगे, वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ कोर सीपीयू के अंदर। तो एक एस्टिमेट है, रफ एस्टिमेट है कि ईच सीपीयू कोर हैव कैन हैव टू थ्रेड्स, के हर सीपीयू में दो थ्रेड्स हो सकते हैं। हर सीपीयू कोर में दो थ्रेड हो सकते हैं। So a process with two cores will have four threads. इन थ्रेड्स को आप लॉजिकल प्रोसेसर भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये थ्रेड लॉजिकल प्रोसेसर भी हो सकते हैं। जो इंटरनली दो कोर हैं, दो कोर में अब हर कमरे में दो बंदे बैठे हुए हैं। दो कोर मीन्स दो कमरे हैं और उसमें क्या है, यानी एक प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर में दो कोर हैं और उस कोर में क्या है, आपके दो दो बंदे बैठे हुए हैं जो कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें यानी एक को कोर में भी दो बंदे हैं, दूसरे कोर में भी दो बंदे, टोटल चार हो गए। तो ऐसे समझिए कि चार वेज हैं, चार वे हैं जिनमें हम एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं किसी भी प्रोसेस की। तो प्रोसेस जब आएगा तो उस एक ही, अगर एक प्रोसेस है तो उसमें अगर चार या चार से ज्यादा मॉड्यूल हैं या थ्रेड्स बनते हैं तो हम दो दो तो इनको दे देंगे, तो वो इस तरह प्रोसेस तेजी में चल रहा होगा। वो दो कंप्लीट होंगे, दूसरे दो ले लेंगे, तो इस तरह प्रोसेस आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बजाय इसे कि एक ही उस पे प्रोग्राम सारा चल रहा हो। ठीक है जी। ईच सीपीयू core can have two threads. So a processor with two cores will have four threads. They are usually managed by a CPU scheduler, which is standard part of any operating system. ठीक है जी। ठीक है जी, तो फोर थ्रेड हो सकते हैं। दे आर यूजुअली मैनेज बाय अ सीपीयू स्केड्यूलर। सीपीयू स्केड्यूलर हम पीछे पढ़ चुके हैं। और ये जो जितना भी ये थ्रेडिंग है, कॉन्सेप्ट है, ये कौन मैनेज कर रहा होता है? सीपीयू स्केड्यूलर मैनेज कर रहा होता है, यानी वो स्लाइसिंग कर रहा होता है, टाइम शेयरिंग कर रहा होता है, किसको कितना टाइम देना है, विच इज स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। और सीपीयू स्केड्यूलर एक स्टैंडर्ड पार्ट है, उसके अपना एक वर्थ है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। अच्छा जी, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे मैंने इसको कोशिश की मजीद एक्सप्लेन करूँ। प्रोसेस कैन कंटेन मल्टीपल थ्रेड्स। एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वेब ब्राउजर माइट हैव वन थ्रेड डिस्प्ले इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल हम एक ब्राउजर को अगर लेते हैं तो उसमें आपने डिफरेंट ऊपर टैब देखे होंगे, या उसके इंटरनली जो उसमें मॉड्यूल बना होता है वो कुछ यूँ होता है कि एक थ्रेड जो है वो इमेजेस डिस्प्ले कर रहा है या वो टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे चला रहा है, दिखा रहा है, और while other thread here retrieve data from the network server। और दूसरा थ्रेड जो है उसके अंदर जो दूसरा मॉड्यूल है वो नेटवर्क से डेटा फैच कर रहा है, ले रहा है, और यहाँ पे एक जो है डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है जी। जैसे आप जब फॉर एग्जांपल किसी वलीमे पे जाते हैं तो आप जब देग के साथ ठहरे होते हैं तो एक देग पे बैठा हुआ है और वो जो है ना ट्रे भर रहा है और आपको हाथ में दे रहा है और आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप आगे सर्व कर रहे हैं। वो आपके यहाँ आप रिसीव कर रहे हैं सर्वर से, और सर्वर के बाद अगला बंदा जो ठहरा होगा वो सर्व कर रहा होगा। ठीक है जी। तो इस तरह दो थ्रेड लगे होते हैं, एक फैच कर रहा है, दूसरा सर्व कर रहा है स्क्रीन पे। थिंक ऑफ एम एस वर्ड एप्लीकेशन। इस तरह एम एस वर्ड की एप्लीकेशन आप सब देख ले, उसको अभी एग्जांपल मैंने दी हुई आपको। विच इज अ प्रोसेस, जो एक प्रोसेस है दैट रन्स ऑन कंप्यूटर एंड कैन डू मोर देन वन थिंग एट अ टाइम। जो कि एट द सेम टाइम एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है, एक प्रोसेस है जो एट द सेम टाइम बहुत सारे काम कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। लाइक इट हाईलाइट दिस मिसस्पेल्ड वर्ड, जैसे मिसस्पेल्ड वर्ड होते हैं उनको हाईलाइट करना while you are typing, जब आप टाइप कर रहे होते हैं, आर कंप्लीट ऑटो सेविंग ऑफ योर इंफॉर्मेशन एज यू वर्क ऑन इट। ठीक है जी। या ऑटो सेविंग भी आप कर रहे होते हैं। द थ्रेड्स विद इन द एप्लीकेशन प्रोसेस हेल्प्स यू अचीव दिस गोल। ठीक है। और ये अब ये जो आप ये फायदा ले रहे हैं, ये जो गोल अचीव कर रहे हैं,
ये ड्यू टू थ्रेड्स ही हैं जो विद इन दी एप्लीकेशन प्रोसेस आपको अवेलेबल होती हैं। थ्रेड्स आर वेरी हेल्पफुल इन टुडे मल्टीटास्किंग वर्ल्ड, और आज जितना भी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं इसमें ये थ्रेड जो है बहुत करामत है, बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि आपके प्रोसेस बड़ी तेजी से हो रहे हैं। एवरी प्रोसेस हैज एट लीस्ट वन थ्रेड। हर प्रोसेस में एक मॉड्यूल भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जो पीछे हमने बात की वो हमने कोर के लेवल पे बात की, सीपीयू कोर के लेवल पे, हार्डवेयर पार्ट पे हमने बात की। यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर लेवल पे बात कर रहे हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि वहाँ पे मैंने कहा कि पर कोर 2 थ्रेड हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 हो सकता है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस लिखा हुआ है, एवरी प्रोसेस, वहाँ पे लिखा हुआ था कि कोर, ठीक है, ईच सीपीयू कोर कैन हैव 2 थ्रेड। तो सीपीयू कोर की बात हो रही थी, यहाँ पे प्रोसेस की बात हो रही है। आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आप लिख रहे हैं, जो प्रोग्राम बना रहे हैं, जो कोडिंग कर रहे हैं उसमें, उसमें ये आप एक मॉड्यूल रख सकते हैं, एक मॉड्यूल मीन्स एक थ्रेड लग दिया, बट देयर इज नो मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेड्स, ठीक है, अ प्रोसेस कैन यूज, और इसकी कोई मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर इसका नहीं है, ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12, 20, 30, तो कोई मैक्सिमम वो नहीं, इसका टाइम वो थ्रेश होल्ड नहीं है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक भी हो सकता है। फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क, द मोर थ्रेड यू हैव, द बेटर योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस विल बी। और इसी तरह स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए, यानी आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड टास्क होते हैं, उसमें जितने ज्यादा थ्रेड होंगे उतनी ही आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इस तरह हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक स्पेशलाइज्ड टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है, स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं उसमें, तो उसमें हमारे जितने ज्यादा थ्रेड्स बनेंगे तो उतने ही ज्यादा वो अच्छी हमारी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस रहेगी। विद मल्टीपल थ्रेड, अ सिंगल प्रोसेस कैन हैंडल अ वैरायटी ऑफ टास्क सिमल्टेनियसली। जितनी भी ज्यादा थ्रेड्स किसी भी प्रोसेस के अंदर होंगे, उतनी ही ज्यादा टास्क वो चला सकेगा, अपने दिखा सकेगा सामने, ठीक है, और लोगों को, आप यूजर को प्रेजेंट कर सकेगा। जितने ज्यादा उसमें सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रोसेस में मॉड्यूल ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड की एग्जांपल थी। मोटिवेशन है, किस चीज ने इस चीज को उजागर किया, मल्टी थ्रेडिंग को, ये थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को। अ थ्रेड शेयर्स विद इट्स peer threads few information like code segment, data segment and open file etc in multi-threaded application। जितनी भी multi-threaded application होते हैं उसमें क्या चल रहा होता है, वो आपस में हर थ्रेड अपनी इंफॉर्मेशन, एक सिंगल इंफॉर्मेशन जो ऊपर होती है उसको शेयर कर रहा होता है, ठीक है जी। ये अपना जो कोड है, ठीक है, ये कोड, फाइल्स, डेटा, ये शेयर हो रहे होते हैं, ये सबके लिए सेम ही है। इस तरह ये लिखा हुआ है, कोड सेगमेंट, उसके बाद डेटा सेगमेंट, ओपन फाइल है, ठीक है, फाइल सेगमेंट, ये फाइल सेगमेंट, ठीक है जी। तो ये शेयर हो रहे हैं, ये तीनों चीजें इनके लिए शेयर हो रहे हैं। दो इनके स्टेक अलग-अलग हैं, ठीक है, इनके रजिस्टर भी अलग-अलग हैं, लेकिन ऊपर जो मेन थीम है, जो कोड है, जो फाइल है, जो डेटा है, वो सारा सेव हो रहा है और शेयर हो रहा है। जो सेक्शन मैंने आपको बताया था, प्रोसेस के जो सेक्शन है, जब वो एग्जीक्यूशन के लिए आता है तो डेटा सेक्शन होता है, हीप सेक्शन होता है, स्टैक सेक्शन होता है, उस चीज़ के हवाले से ये बात हो रही है, ठीक है। तो ये ये समझे कि एक शेयर डेटा पे ही सारे काम चला रहे हैं, बर्डन कम हो गया है, तो इस बात से मोटिवेशन इसको मिली कि हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा। हर एक के लिए अलग कोड, फाइल, डेटा हम नहीं रख रहे हैं, ठीक है, इसके लिए अलग क्योंकि ये एक मेमोरी का स्पेस होता है, मेमोरी स्पेस रिजर्व कर रहा होता है। जब मेमोरी स्पेस रिज़र्व होगा तो जितनी ज़्यादा मेमोरी रिज़र्व होगी उतनी ज़्यादा आपको कंज़म्पशन ज़्यादा होगी। तो बजाय इसके कि ज़्यादा मेमोरी स्पेस रिज़र्व करें, हम एक ही जगह पे इस मेन जो इनकी कोड और फाइल और डेटा होता है, जो सबके लिए एक साथ एक जैसा ही है, सब उसी से ही डेटा ले रहे हैं, वो एक जगह पे रख देते हैं और सबको उसमें एक्सेस दे देते हैं। अब ये एक एमएस वर्ड का पूरा प्रोसेस चल रहा है, यूँ समझ लें। ये पूरा एमएस वर्ड का प्रोसेस, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, उसके उसका प्रोसेस है, उसमें ये डिफरेंट थ्रेड्स हैं उसके, कोई स्पेल चेक कर रहा है, कोई सेविंग कर रहा है, कोई हाइलाइटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब इनके जो स्टैक और रजिस्टर हैं वो डिफरेंट हैं, क्योंकि स्टैक में क्या है, लास्ट इन फास्ट आउट, इस जगह से कौन सा जो डेटा है वो किस तरीके से आएगा, यहाँ पे वेरिएबल से होते हैं। तो इस थ्रेड के अपना स्टैक है, अपने रजिस्टर है, उसमें इसके यहाँ से जो फाइल और डेटा और कोड आएगा वो इसके इन पार्ट्स में सेव होगा, ठीक है। स्टैक में आपके लोकल वेरिएबल होते हैं, वो होते हैं, रिटर्न एड्रेसेस होती हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। रजिस्टर में भी इसी तरह उसके अपने वेरिएबल्स होते हैं।
तो हर एक अपना-अपना वेरिएबल और स्टैक सेक्शन मेंटेन रखेगा, रजिस्टर सेक्शन मेंटेन रखेगा और डेटा एक ही जगह से लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसने मोटिवेट किया जिससे जो है परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छी हो जाती है। थ्रेड प्रोवाइड्स अ वे टू इम्प्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, ठीक है? ये थ्रेड जो है एप्लीकेशन परफॉर्मेंस की एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में मदद देती हैं और किस तरह? थ्रू पैरेललिज्म, क्योंकि पैरेलली चल रहे होते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है, ठीक है? सारे एक साथ चल रहे होते हैं। थ्रेड्स रिप्रेजेंट अ सॉफ्टवेयर अप्रोच टू इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। थ्रेड जो है ये सॉफ्टवेयर लेवल पे इसको परफॉर्मेंस को जज कर रहा होता है, इम्प्रूव कर रहा होता है, ठीक है जी? यानी सॉफ्टवेयर में जितने भी थ्रेड्स होंगे, मॉड्यूल होंगे, उस लेवल पे ये इसको इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग द ओवरहेड, और ओवरहेड कम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मेमोरी में एक स्पेस हमने एड्रेस स्पेस को रिजर्व किया हुआ है। द ग्राफिक बिलो शो अ सिंगल प्रोसेस विद अ सिंगल थ्रेड एंड मल्टीपल थ्रेड विद इन इट, ठीक है? ये दो प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस में सिंगल थ्रेड चल रहा है तो उसका यूं वो है, ठीक है जी? कोड है इसका, देखिए एक ही पूरा एक कोड है और उसमें ये निकल रहा है, चल रहा है, अपना स्टैक है, अपना रजिस्टर है और ये मल्टीपल थ्रेड्स हैं। तो ये मल्टी थ्रेड कॉन्सेप्ट है, ये सिंगल थ्रेड का कॉन्सेप्ट। इसमें मल्टीपल प्रोसेसेस जो थ्रेड हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यहाँ पे सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये दो इसकी शक्लें हैं, सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड। डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। अब प्रोसेस थ्रेड का जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? अगर हम थ्रेड का कॉन्सेप्ट जब नहीं था तो प्रोसेस चलते थे, तो जब थ्रेड आया तो फिर इसने क्या फायदा दिया, तो वो दोनों कंपेयर किया जा रहा है। प्रोसेस इज ए हैवी वेट और रिसोर्स इंटेंसिव। जो प्रोसेस होते थे वो हैवी वेट होते थे। जैसे मैंने कहा कि अगर एक प्रोसेस पूरा का पूरा अगर सिस्टम में चल रहा है, उसमें थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो बहुत ही हैवी वेट हो जाता था। और रिसोर्स इंटेंसिव का मतलब है रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना, बहुत सारे रिसोर्सेज को एक जगह पे कंज्यूम रखना, अपने साथ रखना, ठीक है जी? जिससे उसमें मेमोरी हो गई, मेमोरी को खा जाता था, समझे? वो पूरा प्रोसेस सीपीयू को वो पकड़ लेता था, दूसरे को नंबर नहीं मिलता था। जबकि थ्रेड जो है एक लाइट वेट प्रोसेस है, टेकिंग लेसर रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्स। जैसे मैंने मेमोरी की बात की, एक ही जगह पे उसका सारा डेटा पड़ा होता है, सारे थ्रेड उनको उसी जगह से रिसोर्स को उसी जगह से वो ले रहे होते हैं चीजों को। देन अ प्रोसेस, यानी यहाँ पे शेयरिंग हो रही होती है, यहाँ पे शेयरिंग नहीं है। प्रोसेस स्विचिंग नीड इंटरेक्शन विद ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम प्रोसेस को स्विच करते थे तो जब थ्रेड का कॉन्सेप्ट नहीं था तो वहाँ पे डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल करता था स्विचिंग को। इंटरेक्शन स्विचिंग के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम से इसमें होती थी। प्रोसेस स्विच होता था, पूरा का पूरा प्रोसेस बाहर निकालने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल करता था। यहाँ पे जो थ्रेड स्विचिंग है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को तकलीफ करने की जरूरत नहीं होती, इंटरनली खुद ही सीपीयू के अंदर ही प्रोसेस के जो थ्रेड्स हैं वो स्विच हो रहे होते हैं, ठीक है जी? फॉर एग्जांपल इसको यहीं पे ही, इसमें अगर कोई ये कंप्लीट हो गया तो ये हट जाएगा, या इसका अगर टाइम पूरा हो गया है, मिली सेकंड पूरे हो गए तो ये यहाँ से स्विच हो जाएगा और इसकी जगह दूसरा थ्रेड आ जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ से, ठीक है जी? इस कोड फाइल और डेटा से उसके बाद वाली जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि प्रोसेस में पूरा का पूरा प्रोसेस अगर स्विच होता था तो सारा कुछ उड़ाना पड़ता था, उसका पूरा हर चीज उठा के सेव रखनी पड़ती थी और फिर उसकी जगह नया आता था। यहाँ पे ये एक यहाँ सिर्फ इधर से ही चेंजिंग होगी, ऊपर कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद वाला जो इंस्ट्रक्शन होगा वो अच्छा आ जाएगा, इधर इधर चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ अगर इसकी टाइम पूरा हो गया तो ये निकल जाएगा और इसकी जगह दूसरा आ जाएगा। तो सिर्फ इसी को चेंज कर रहे हैं, ना कि हम पूरे प्रोसेस को उड़ा रहे हैं, ठीक है जी? उसके टाइम अगर कंप्लीट हो गया है तो टाइम कंप्लीशन में ये होता है, यहाँ पे तेजी में काम हो रहा होता था और सिर्फ यही इसकी हम काम स्विचिंग कर रहे होते थे। In multiple processing environment, each process execute the same code but has its own memory and file resources, ठीक है जी? हर मल्टी प्रोसेसिंग जिनमें मल्टीपल प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट है हमारे पास, जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस चल रहे होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग मीन मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम चल रहे होते हैं। ईच प्रोसेस एग्जीक्यूट द सेम कोड, ठीक है, बट इट्स ओन मेमोरी एंड फाइल रिसोर्सेज। इनकी जो कोड तो सेम होता था लेकिन हर एक का फिर अपना अपना प्रोसेस में फाइल, क्योंकि सेम डेटा तो हो नहीं सकता प्रोसेस का, ठीक है जी? प्रोसेस का डेटा सेम हो नहीं सकता, तो उसके लिए फिर क्या था कि आपके जो प्रोसेस थे
वो उनका कोड तो सेम होता था, लेकिन उनकी जो मेमोरी और फाइल रिसोर्सेज थे वो डिफरेंट होते थे। यहाँ पे क्या है, ऑल थ्रेड कैन शेयर सेम सेट ऑफ ओपन फाइल्स, चाइल्ड प्रोसेसेस और कोड और फाइल जितनी भी चीजें हैं, सारा डेटा वो शेयर होता है, यहाँ पे शेयर नहीं होता। इफ वन प्रोसेस इज ब्लॉक्ड, अगर प्रोसेस ब्लॉक हो जाता तो फिर क्या होता था, देन नो अदर प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट अंटिल द फर्स्ट प्रोसेस अनब्लॉक्ड। जैसे हमने पढ़ा कि अगर एक प्रोसेस पूरा चल रहा है, अगर वो ब्लॉक हो जाता, किसी वजह से हर्ट हो जाता, तो पूरा सिस्टम आपको रिस्टार्ट करना पड़ता था। यहाँ पे while one thread is blocked and waiting, a second thread in the same task can run। ठीक है, यहाँ पे अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो जाए या वेटिंग में है, ब्लॉक हुआ है या वेटिंग में है, अ सेकंड थ्रेड इन द सेम टास्क कैन रन, तो दूसरा चलेगा। ठीक है, अगर ये ब्लॉक्ड है या वेट कर रहा है, तो ये इन पे इनफैक्ट कोई भी फर्क नहीं आ रहा, ये चल रहे होंगे। आप सिर्फ उसी को बंद कर दें, बाकी को वो बाकी चलेंगे। मल्टीपल प्रोसेसेस विदाउट यूजिंग थ्रेड यूज मोर रिसोर्सेज। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस अगर चल रहे हैं उसमें थ्रेड नहीं है, तो वो हर प्रोसेस अपने लिए पूरी की पूरी रिसोर्सेज वो रिजर्व रखेगा, शेयरिंग उसमें नहीं होती। मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस यूज फीवर रिसोर्सेज, और जिसमें बहुत सारे थ्रेड होते हैं, वो फिर सेम इस तरह एक ही उस पर काम कर रहे होते हैं, डेटा को शेयर करके, सारी चीज़ों को शेयर करके कर रहे होते हैं रिसोर्सेज को। इन मल्टीपल प्रोसेस ईच प्रोसेस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर प्रोसेसेस, अलग-अलग चल रहे थे, क्योंकि एमएस वर्ड का कोई ताल्लुक नहीं है मल्टीमीडिया से, मल्टीमीडिया का कोई ताल्लुक नहीं है ब्राउज़र से, ब्राउज़र का कोई ताल्लुक नहीं है ज़ूम से, तो ये प्रोसेस अलग-अलग चल रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। वन थ्रेड कैन रीड, राइट और चेंज अनदर थ्रेड डेटा, लेकिन जबकि थ्रेडिंग में क्या है, ये सेम ही कोड पे सारे काम कर रहे हैं, सेम ही फाइल पे सारे काम कर रहे हैं, सेम ही डेटा पे सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फायदे ही फायदे हैं इसके, और एज कम्पेयर टू प्रोसेस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ थ्रेड पे। तो टाइप ऑफ थ्रेड क्या है, देर आर थ्रेड्स आर इम्प्लीमेंटेड इन फॉलोइंग टू वेज। हम थ्रेड्स को दो वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक को होते हैं यूजर लेवल थ्रेड, जिनको यूजर मैनेज करते हैं, इसको यूजर मैनेज थ्रेड भी कहते हैं, यूजर मैनेज कर रहा होता है। या यूजर एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन जो एक सिस्टम एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उन्हें यूजर लेवल थ्रेड आप कंसीडर करें, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं, उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। ठीक है जी, तो बिफोर हम यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड पढ़ें, इससे पहले हम कर्नेल का यहाँ पे जो जिक्र आ गया है, तो उसको पहले डिस्कस करते हैं कि कर्नेल क्या होता है। उसके बाद फिर हम आएंगे यूजर लेवल थ्रेड यानी टाइप्स ऑफ थ्रेड पे। तो चलिए देखते हैं कि पहले कर्नेल होता क्या है या माइक्रो कर्नेल होता क्या है। कर्नेल इज द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच मैनेजेस सिस्टम रिसोर्सेज। कर्नल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है या कोर पार्ट है, मेन पार्ट है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे कर्नल है, आर्मी का कर्नल है, ये भी आर्मी का कर्नल ही समझ लें, जो कि मेन पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की जगह पे लिखा हुआ है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का कोर पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम पहले जब पढ़े था सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन उसके नीचे हार्डवेयर। तो ये ऐसे समझे कि ये कर्नल जो है, ये सीपीयू का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट है, ठीक, कोर पार्ट है, जो कि मैनेज करता है पूरे रिसोर्सेज को, कंप्लीट सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज कर रहा था, उसमें सीपीयू, मेमोरी, डिवाइसेस जितने भी हैं। इट आल्सो एक्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर, ये ब्रिज है एप्लीकेशन और हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर के दरमियान में। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड ऑन स्टार्टअप। ठीक है, ये वो प्रोग्राम है जो सबसे पहले लोड होता है आफ्टर दी बूट लोडर। जैसे ही बूट लोडर होता है, जैसे भी विंडो आपकी बूट कर लेती है, बूटिंग स्टार्ट करती है, ये उस वक्त स्टार्ट हो रहा होता है, ये उस वक्त ये चल रहा होता है। ठीक है जी, और कर्नेल चल रहा होता है जो पूरे सिस्टम के कंप्लीट रिसोर्सेज को उस टाइम एक्टिव कर देता है, कि स्क्रीन एक्टिव हो जाओ, स्पीकर एक्टिव हो जाओ, रैम एक्टिव हो जाओ, प्रोसेसर एक्टिव हो जाओ, सारा कुछ एक्टिव हो जाता है। ठीक है, उनको एक्टिवेट करता है, तो ये कर्नेल का काम ही है कंप्लीट रिसोर्सेज, सिस्टम के रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको मैनेज करता है, और सबसे पहला प्रोग्राम है जो बूट लोडर के बाद चलता है, जैसे विंडोज बूट लेती है।
माइक्रो कर्नेल क्या है? ये तो कर्नेल की बात हो गई। अब माइक्रो कर्नेल इसमें क्या है? माइक्रो कर्नेल इज़ वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ कर्नेल। ये कर्नेल की क्लासिफिकेशन है, कर्नेल की खसूसियात हैं, खसूसियात में है। ये कर्नेल के अंदर एक खसूसियात है जिसको हम माइक्रो कर्नेल कहते हैं। यानी कर्नेल के अंदर एक असिस्टेंट है उसका, जो फिर डिफरेंट काम करता है कर्नेल के लिए। उसके अंदर उसकी क्लासिफिकेशन है, या उसको क्लासिफाई भी कर सकते हैं, यानी उसका एक कैटेगरी भी कह सकते हैं माइक्रो कर्नल। कर्नल के अंदर माइक्रो कर्नल एक उसकी कैटेगरी है, उसकी क्लास है, कैटेगराइजेशन है उसकी। बीइंग अ कर्नल इट मैनेजेस ऑल द सिस्टम रिसोर्सेज। क्योंकि पता है कि अगर वो कर्नल, जो मेन पोस्ट है कर्नल की, वो क्या करता है, वो कंप्लीट रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है। बट इन माइक्रो कर्नल, लेकिन जो इसकी दूसरी शक्ल है, कैटेगरी है माइक्रो कर्नल, उसमें क्या होता है, द यूजर सर्विसेज एंड कर्नल सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट एड्रेस स्पेसेस। उसमें ये किया जाता है कि जो यूजर की प्रो सर्विसेज हैं, यूजर को मिलने वाली फैसिलिटीज हैं, वो और कर्नल जो सिस्टम के जो सर्विसेज हैं, सिस्टम से रिलेटेड, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, उनको दो अलग अलग जगहों में संभाल के रखना, ताकि मिक्स अप ना हो। ये काम है माइक्रो कर्नल का। ठीक है जी। द यूजर सर्विसेज आर केप्ट इन यूजर एड्रेस, यानी यूजर की जो एड्रेस स्पेस है, यूजर को जो जगह मिली हुई है, एक स्पेस मिली हुई है। एंड कर्नल सर्विसेज आर कीप्ड अंडर कर्नल एड्रेस स्पेस, और कर्नल की जो सर्विसेज हैं, यानी सिस्टम की जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, सिस्टम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, उनके जो काम हैं, उनको हम कर्नल एड्रेस स्पेस में रखना। और जो यूजर की, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो भी, या यूजर से रिलेटेड कोई इस तरह की सर्विसेज हैं जो यूजर को दी जाती हैं, उनको यूजर एड्रेस स्पेस में रखना। तो ये एक कैटेगरी है माइक्रो कर्नेल की। ये माइक्रो कर्नेल ही इसको मैनेज कर रहा होता है। कर्नल जो है मेन, वो ऑल रिसोर्सेज को मैनेज करता है, और ऑल रिसोर्सेज के अंदर जो माइक्रो कर्नेल है, वो स्पेसिफिक कर देता है क्या चीज को, यूजर सर्विसेज को अलहदा, और फिर सिस्टम सर्विसेज को अलहदा, यानी कर्नल सर्विसेज को कहा जाता है, उनको अलहदा। जैसे ये कहा गया कि पूरे सिस्टम के मेन पार्ट्स को चेक करना, रिसोर्सेज को। ठीक है जी। A microkernel is the most important part for correct implementation of an operating system। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उनकी करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो, वो इस बेसिस पे होती है, माइक्रो कर्नेल की बेसिस पे, कि यूजर की जो सर्विसेज है वो यूजर एड्रेस स्पेस में जाएंगी, जो कर्नेल की सर्विसेज है वो कर्नेल की एड्रेस स्पेस में जाएंगी। तो ये चीज अगर प्रॉपरली ना हो, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेक्टली इम्प्लीमेंटेड नहीं होगा। तो इसको करेक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए माइक्रो कर्नेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। माइक्रो कर्नेल इज सोलली, ठीक है, सोलली रिस्पॉन्सिबल, यानी स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दे आर नेम्ड एज, जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, माइक्रो कर्नेल स्पेशली उनका रिस्पॉन्सिबल है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली सही सही कम्युनिकेट करना, कि गलती ना हो जाए, उसमें ये इन्वॉल्व है। दूसरी बात, मेमोरी मैनेजमेंट करना, कि किसको मेमोरी दी जाए, मेमोरी में किस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, मेमोरी एलोकेशन कैसे की जाए, रैम हो गया या सेकेंडरी स्टोरेज हो गई या वर्चुअल मेमोरी हो गई, तो ये कंप्लीट इनको मैनेज करना, ये इंपॉर्टेंट सर्विसेज में आता है। इसी तरह सीपीयू स्केड्यूलिंग, हमने जैसे पीछे पढ़ा, सीपीयू को स्केड्यूल करना, किस प्रोसेस को सीपीयू मिलना चाहिए, फिर किस कौन कौन से तरीकों से जाता है, स्टेट उसकी उसकी भी हमने पढ़ी, उसके सेक्शन पढ़े, उसके एल्गोरिथम पढ़े, उसके क्यूज पढ़े, बहुत सारी चीजें उसमें हमने देखी। तो ये सारा कुछ माइक्रो कर्नेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो कर्नेल क्या है? द आर्किटेक्चर ऑफ दिस कर्नेल इज स्मॉल। माइक्रो कर्नेल जो है, यानी ये जो कैटेगरी है कर्नेल की, इसका जो आर्किटेक्चर है वो स्मॉल है, वो कम है एज कंपेयर टू मेन कर्नल, एंड आइसोलेटेड, और अलहदा है। ठीक है जी। मिला किसी के साथ शेयर नहीं है, इसमें सेपरेशन है, हेंस इट कैन फंक्शन बेटर, और ये इसकी वजह से इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत बेहतर है। ठीक है जी। यानी इसका जो आर्किटेक्चर है वो स्मॉल भी है और आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड में अलग, एक अलग इसकी आर्किटेक्चर है बाकियों से, जिसकी वजह से इसकी फंक्शनैलिटी बेहतर है। एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम इज ईजियर, इसमें हम
एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, वो ईज़ी है। यानी अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी माइक्रो कर्नेल आपको देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप हर आए रोज़ गेम्स इंस्टॉल कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या यूज़र जो कि यूज़र की जो सर्विसेज़ हैं, उनमें क्या कर रहे हैं, इज़ाफ़ा कर रहे हैं। आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डाल रहे होते हैं, जिनमें सिस्टम भी सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जो ड्राइवर हो गए या उसके साथ-साथ जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो गए, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे होते हैं, 1 से 2 ऑपरेटिंग सिस्टम कर देते हैं, तो ये हो गई। तो ये सारे एक्सपेंशन कर रहे हैं आप अपने सिस्टम में। तो एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम इज़ ईज़ियर, अपने सिस्टम को एक्सपेंड कर सकते हैं। माइक्रो कर्नेल उसमें ये मैनेज कर रहा होता है। इट इज़ सिंपली एडेड इन द सिस्टम एप्लीकेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द कर्नेल। कर्नेल को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। ठीक है जी? तो माइक्रो कर्नेल में ये फैसिलिटी है कि जो सिस्टम के रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं या जो और एप्लीकेशन हैं, उन्हें उनकी जगहों पर रखा जाता है, ठीक है? या यूज़र एड्रेस स्पेस में रखा जाता है या वो कर्नेल एड्रेस स्पेस में जाते हैं। तो एक्सपेंशन पॉसिबल होती है, एक्सपेंशन की जाती है, गड़बड़ नहीं होती कि इधर वाले उधर चले गए, उधर वाले इधर आ गए, मिक्स अप कुछ भी नहीं होता और परफॉर्मेंस भी अच्छी है, स्मॉल भी है, आइसोलेटेड एक कॉन्सेप्ट है इसमें। तो ये था माइक्रो कर्नेल। अब माइक्रो कर्नेल के 2 मोड जो हमने डिस्कस किए, एक कर्नेल मोड था, एक यूज़र मोड था। वो क्या हैं? बेसिकली उनकी कुछ यूँ ही तस्वीर होती है आपके सिस्टम के अंदर। यूज़र प्रोसेस जो हैं, वो यूज़र मोड में होते हैं। कर्नेल प्रोसेसेस कर्नेल मोड में चल रहे होते हैं, ठीक है? और यूज़र प्रोसेस एग्ज़ीक्यूटिंग यहाँ और होती है और जब भी यूज़र प्रोसेसेस को कोई हार्डवेयर चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो वो क्या करते हैं, सिस्टम को कॉल करते हैं। कॉल सिस्टम कॉल। कॉल्स करते हैं किसको? सिस्टम कॉल एक मिलाते हैं। किसको? कर्नेल प्रोसेसेस को, यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था उसको। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कर्नेल था उसको कॉल मिलाते हैं। कॉल क्या हो जाती है? एग्ज़ीक्यूट हो जाती है सिस्टम कॉल एग्ज़ीक्यूट एंड देन रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल और उसके बाद उसका जवाब उसको मिल जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो जब भी यूज़र प्रोसेस कोई जो एक चीज़ इसको एक्सेस करना चाहते हैं हार्डवेयर को, वो कॉल मिलाते हैं कर्नेल को, कर्नेल उसको एक एक्सेप्ट कर लेता है, उसको रिटर्न कर देता है जवाब उसका। The CPU can execute certain instruction only when it is in the kernel mode. CPU अगर कर्नेल मोड में चल रहा है तो वो फ्यू सर्टेन इंस्ट्रक्शन को ही एग्जीक्यूट करेगा जो इंपॉर्टेंट होगी, सर्विसेज इंपॉर्टेंट होगी। वो कहते हैं ना कि कर्फ्यू लग गई है, कर्फ्यू लग गई है तो मतलब कर्फ्यू में वो जा चली गई है बात, तो अब सारी चीजें बंद, बाजार खाली, लोग घरों में, सिर्फ स्पेसिफिक आर्मी बाहर ठहरी हुई है जो वो अपना काम कर रही है। ठीक है, जो वही हो गया है, कर्नल आ गया है। तो सीपीयू भी इस तरह कैन एग्जीक्यूट, जब वो कर्नल मोड में जाता है तो उसे कहते हैं प्रिविलेज मोड। तो इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। प्रिविलेज मोड इसे कहा जाता है जो कि स्पेशल मोड होता है। ठीक है, इसमें फिर कोई इधर उधर के बंदे बाहर घर से नहीं निकल सकते, प्रोसेस नहीं आ सकते, बस ये प्रिविलेज मोड पे चला गया है। रिजर्व मोड जो होता है, रिस्ट्रिक्ट मोड, उसमें आपका सीपीयू अगर चला जाता है तो वो फिर ये चला रहा होता है, बाकियों को स्टॉप कर देता है। अक्सर आपका सीपीयू जब एंटीवायरस चलता है तो बाकी प्रोसेस रुक जाते हैं और एंटीवायरस फिर अपना काम स्टार्ट कर लेता है, तो वो कर्नल मोड में चली जाती है बात। दे अलाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल ऑपरेशन। ठीक है, सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन को ही अलाउ किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन फॉर मैनेजिंग मेमोरी प्रोटेक्शन, जैसे कि वो इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी की प्रोटेक्शन के लिए, मैनेजिंग की, उसकी मैनेजिंग करने के लिए, मेमोरी की प्रोटेक्शन को मैनेज करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आई हैं, जैसे मैंने एंटीवायरस का जिक्र किया, तो या इससे रिलेटेड कुछ और आई हैं, मेमोरी मैनेजमेंट हो रही है, तो उसकी इंफॉर्मेशन, तो स्पेशल इंफॉर्मेशन जो होती है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं इसके जरिए कर्नल मोड में। द ऑपरेटिंग सिस्टम पुट्स द सीपीयू इन कर्नल मोड व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड इन कर्नल, सो दैट कर्नल कैन एग्जीक्यूट सम स्पेशल ऑपरेशन। जब भी कोई स्पेशल ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, सीपीयू ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है कर्नल मोड पे और कर्नल को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। दी ऑपरेटिंग सिस्टम पुट द सीपीयू इन यूजर मोड, और सीपीयू यूजर मोड में उसको डालता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को यूजर मोड पे डाल देता है व्हेन अ यूजर प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन, जब यूजर प्रोग्राम को आता है एग्जीक्यूशन के लिए, सो दैट यूजर प्रोग्राम कैन नॉट इंटरफेस विद द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम। ठीक है, इस तरह मोड डिफरेंट है, वो बंद हो जाता है रास्ता, ये ओपन हो जाता है, फिर ये इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते।
जब ये चल रहा होता है तो ये बंद हो जाता है, ठीक है? ये रास्ता बंद हो जाता है, फिर ये आपस में कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती। तो ये फिर एक बचत हो जाती है। यूज़र लेवल इंस्ट्रक्शन डज़ नॉट रिक्वायर स्पेशल प्रिविलेज। यूज़र लेवल जो हैं उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, उनको स्पेशल कोई भी प्रायोरिटी नहीं चाहिए, वो चल रहे होते हैं, वो आ रहे होते हैं, जैसे हम बाहर हैं, घूम रहे हैं, हमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, कोई हमारे स्पेशल इंतज़ामात नहीं चाहिए। हाँ, हम बस ओपन हैं, तो उसके लिए कोई प्रिविलेज नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड करना, पुश करना एटसेट्रा, ठीक है जी? तो ये माइक्रो कर्नेल था। माइक्रो कर्नेल क्या है? उसमें मोड थे 2, यूज़र मोड और कर्नेल मोड। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं एक और चीज़ पर, सिस्टम कॉल की यहाँ पे मैंने बात की। ये यहाँ पे सिस्टम कॉल मिलाई जाती है। तो सिस्टम कॉल क्या है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। सिस्टम कॉल प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक इंटरफेस है बिटवीन यूज़र प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी यूज़र प्रोग्राम को अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करनी है तो वो इसको कॉल मिलाता है। इट इज़ अ प्रोग्रामेटिक वे। एक प्रोग्रामिंग के अंदर ही उसकी प्रोग्रामेटिक वे है, यानी प्रोग्राम हुई हुई चीज़ है। उसको कोड के ज़रिए प्रोग्राम किया गया है कि आपने कॉल मिलानी है। यूज़र प्रोग्राम हमेशा कॉल मिलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये अंदर प्रोग्रामेटिक है। In which a computer program requests a service from the kernel of the operating system. ठीक है? When a program is executing in user mode, it is not in privilege mode. ये privilege mode में नहीं होता, यानी वो बात कर सकते। So whenever it needs, यानी उसको पूरी छूट नहीं होती। privilege mode का मतलब है it is not in privilege mode, यानी ये स्पेशल नहीं है। privilege mode का मतलब है कि इसको पूरे कंप्यूटर को एक्सेस करने की इजाज़त नहीं है। नॉट इन प्रिविलेज मोड। यूज़र मोड वाले जो होते हैं वो नॉट इन प्रिविलेज मोड होते हैं। कर्नेल मोड वाले जो होते हैं वो प्रिविलेज मोड में होते हैं। यानी उनको पूरा सिस्टम एक्सेस करने की इजाज़त होती है। वो हर पार्ट को विदाउट सिस्टम कॉल एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो हैं विदाउट कॉल नहीं एक्सेस कर सकते, इनको ये प्रिविलेज मोड में नहीं होते। सो व्हेनेवर इट नीड्स एनी हार्डवेयर रिसोर्स लाइक रैम और प्रिंटर, इट नीड्स टू मेक अ कॉल टू द कर्नेल एंड दिस इज नोन एज अ सिस्टम कॉल। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोग को ये समझ आ गई होगी। When a program is executing in kernel mode, it is executing in privilege mode। वही बात मैंने की, जब वो कर्नल मोड में होगा तो उस पे सारी पाबंदियां उठ जाती हैं, वो ओपन है। जैसे मैंने आर्मी की बात की, वो किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं, उनकी एक्सेस होती है। सो इट कैन एक्सेस एनी हार्डवेयर रिसोर्स, किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो व्हेन अ प्रोग्राम नीड्स टू एक्सेस एनी रिसोर्स व्हाइल इट इज रनिंग इन यूजर मोड, इट मेक अ कॉल टू द कर्नल। और जब यूजर मोड को कुछ चाहिए रिसोर्स तो वो कॉल मिलाते हैं कर्नल को। देन कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है अगर which takes the program from user mode to the kernel mode after the source is accessed। ठीक है, उसके लिए दरवाजा खोल देता है कि अंदर आ जाओ। आर्मी वाले उसे कहते हैं अंदर आ जाओ जी, ठीक है, इसको एक्सेस कर लो फिर निकलो। ठीक है, कैंट में आ जाओ, पास दिखाओ और फिर निकलो। आफ्टर द यूजर रिसोर्स इज एक्सेस्ड, वन मोर कॉन्टेक्स्ट स्विच अकर वी टेक बैक द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और उसके बाद गेट के बाहर निकाल देता है वापस, जब वो रिसोर्स को एक्सेस कर लेता है और वापस यूजर मोड में चला जाता है, यानी कैंट से निकल के बाहर बाजार में आ गया है, रोड पे ठहरा दिया उसको। नाउ यू मे वंडर व्हाई आर नॉट ऑल प्रोग्राम अकरिंग इन कर्नल मोड। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि बजाय ये कॉल्स करने के डायरेक्ट सारे प्रोग्राम कर्नल मोड में क्यों नहीं चलाए जाते। सो वी कैन स्किप द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जिसकी वजह से हम एक पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का हेडेक, हमारे जो सरों पे बोझ है, ये खत्म हो जाएगा सिस्टम से। बस डायरेक्ट सारा कुछ उधर ही अंदर चल रहा है कर्नल मोड में, किसी को कॉल मिलाने की जरूरत नहीं है, कॉन्टेक्स्ट स्विच करने की जरूरत ही नहीं। दिस इज बिकॉज इफ अ प्रोग्राम क्रैशेज इन कर्नल मोड इंटायर सिस्टम विल बी halted। वही बात है कि अगर आपका जो मेन कैंट अगर एक्सप्लॉइट हो गया, तो आर्मी अगर खत्म हो गई, फॉर एग्जांपल आर्मी खत्म कर दिया आपने, तो आप क्या हो गए, पूरा क्रैश हो गया, आप हर चीज क्रैश हो जाएगी, आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। तो वही बात है कि हमें वो सेक्टर अलहदा रखने होते हैं, हमें इनको बचा के रखना होता है, क्योंकि ताकि ये हमारे मुल्क को संभाले। कल को अगर कोई भी हाँ, खुदा ना खास्ता कुछ हो, तो कर्नल मोड में सिर्फ कर्नल के ही प्रोसेस चलते हैं, हम उसमें आम बंदों को इंटर नहीं कर सकते, वरना निज़ाम गड़बड़ हो जाएगा। आम प्रोसेसेस को इस मोड में नहीं डाल सकते, वरना पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा अगर कोई भी प्रोग्राम कर्नल मोड में क्रैश हो गया। सो मोस्ट प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन यूजर मोड, इसलिए हम उसको यूजर मोड में ही रखते हैं। बिकॉज इफ इट क्रैशेस देयर इंटायर सिस्टम वुड नॉट बी अफेक्टेड, जिसकी वजह से हम, अब जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर यहाँ पे चल रहा है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम एक्सेस दे देते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, तो वो क्या हो जाता, फौरन से अगर क्रैशेस होते तो ऑपरेटिंग सिस्टम अक्सर आप देखें करप्ट हो जाते।
ठीक है जी, जिसमें मैकेनिज्म सही नहीं होते, पायरेटेड कापीज जब हम इंस्टॉल करते हैं उसमें सही मैकेनिज्म इंस्टॉल नहीं होते और वो क्रैश हो जाते हैं। तो इस क्रैश से बचने के लिए ये सेपरेशन की जाती है। यूजर प्रोग्राम ऊपर वो सिस्टम कॉल मिलाते हैं कर्नल को, कर्नल उसको एक्टिवेट करता है और फिर हार्डवेयर वो रिसोर्स को एक्सेस कर लेते हैं। अगर इनको डायरेक्ट यहाँ तक एक्सेस मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है, इसके मॉड्यूल में चेंजिंग हो सकती है, इसमें गड़बड़ हो सकती है और ये पूरा सिस्टम आपका क्रैश हो सकता है। इसलिए हमें दरवाजा दरमियान में लगाना पड़ा कि ये इजाजत लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को सिस्टम कॉल कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ थ्रेड में। दो किस्म के थ्रेड की बात हमने की, एक होता है यूजर लेवल थ्रेड, एक होता है कर्नल लेवल थ्रेड। तो यूजर और कर्नल की बात आई तो कर्नल क्या था, कर्नल माइक्रो कर्नल वो सारा मैंने बता दिया। अब टाइप्स ऑफ थ्रेड हैं, दोबारा थ्रेड की तरफ आते हैं। इन दिस सबसे पहले यूजर लेवल थ्रेड, जो यूजर प्रोग्राम होते हैं। दो पार्ट थे मैंने कहा, ठीक है, ये कर्नल है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर प्रोग्राम थे, ये पीछे तस्वीर जो बनाई हुई यूजर प्रोग्राम, कर्नल और हार्डवेयर। ये यहाँ पे यूजर प्रोग्राम, कर्नल और ये हार्डवेयर सीपीयू। In this case, the thread management kernel is not aware of the existence of a thread. ठीक है जी, यूजर लेवल के जो थ्रेड होते हैं वो ऊपर ही चल रहे होते हैं, यूजर प्रोग्राम में ही चल रहे होते हैं। कर्नल लेवल पे उसका कोई काम नहीं होता, कर्नल स्पेस में उसका कोई काम नहीं होता। वो ऊपर ही मैनेज हो रहे होते हैं, उनकी अपनी थ्रेड लाइब्रेरी है, थ्रेड लाइब्रेरी ही उसको क्रिएट करती है, उसको खत्म करती है। ठीक है, अपने ही यहीं से वो चल रहे होते हैं, यहीं से वो बंद हो रहे होते हैं। जो यूजर लेवल थ्रेड है, डेफिनेटली उनका यही कैंड में ही आना की जरूरत ही नहीं है, वो ऊपर ही अपना काम बाजार में कर रहे हैं, जब उनको जरूरत पड़ेगी वो इधर आएंगे कैंट में। ठीक है, अस्पताल कैंट में भी है, अस्पताल इधर बाजार में भी है। अगर बाजार वाला वो यूज कर रहे हैं तो वहीं पे सारा कुछ वो मैनेज कर रहे हैं, वहीं पे चलते हैं, वहीं पे इलाज करते हैं और चले जाते हैं। कैंट की तरफ आने की जरूरत ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये कैंट है। तो यही बात है यहीं पे हो रही है कि वो अवेयर ही नहीं होता, कैंट वाले को पता ही नहीं है कि बाजार में कौन बीमार है और अस्पताल में कौन पड़ा है, कोई नहीं, कौन घूम रहा है कोई नहीं घूम रहा है, जब तक वो इससे लिंक नहीं हो। जब तक वो लिंक नहीं होंगे, अगर इसकी हॉस्पिटल में आएंगे, सीएमएच में आएंगे, आर्मी के हॉस्पिटल में आएंगे, तब वो लिंक हो जाएंगे यहाँ से यहाँ। अभी ये लिंक नहीं है, अभी ये अपने ही चल रहे हैं। तो इनकी एग्जिस्टेंस का भी इनको पता नहीं होता सिस्टम में। द थ्रेड लाइब्रेरी कंटेन्स कोड फॉर क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग थ्रेड्स। यहाँ पे थ्रेड लाइब्रेरी होती है, यूजर जो स्पेस होती है यूजर प्रोग्राम के लिए जो बनाई गई है स्पेस, ठीक है जी, उसमें सिस्टम में उसमें थ्रेड लाइब्रेरी होती है जो खुद ही क्रिएट कर रहा होता है और डिस्ट्रॉय कर रहा होता है किसी भी प्रोसेस के ऑनवर्ड उसके थ्रेड्स को, for passing message and data between threads, for scheduling thread execution and for saving and restoring thread contents। ये सारा कुछ इसमें थ्रेड लाइब्रेरी ही परफॉर्म कर रही होती है कि मैसेज पास करना, उसमें डेटा पास करना बिटवीन थ्रेड्स को, स्केजुलिंग करना, थ्रेड्स की एग्जीक्यूशन करना, सेविंग करना, रिस्टोरिंग करना और कंटेंट्स को स्विच करना, ये सारा कुछ थ्रेड लाइब्रेरी खुद कर रही होती है। The application start with a single thread। ठीक है, एप्लीकेशन हमेशा सिंगल थ्रेड से स्टार्ट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक थ्रेड उसमें होगा, किसी भी एप्लीकेशन जब वो स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली एक मॉड्यूल तो उसका होगा जो वो चलाएगा, तो एक उसमें हो सकता है। थ्रेड स्विचिंग डज नॉट रिक्वायर कर्नल मोड प्रिविलेजेस। इस मोड में जो यूजर लेवल में थ्रेड चल रहे होते हैं उसमें कर्नल मोड की प्रिविलेज की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर थ्रेड स्विच होगा यानी यहीं पे ही स्विच हो जाएगा। ठीक है, उसको कर्नल मोड से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर वो एक दफा कैंड में आया तो फिर वो जो भी करेगा, बाहर जाएगा तो यहाँ से पूछ के जाएगा, पास दिखा के जाएगा और इंटर होगा। तो कर्नल मोड की प्रिविलेज की जरूरत ही नहीं है उसको, वो स्विचिंग खुद ही कर रहा है इजीली। हर एप्लीकेशन एक थ्रेड के साथ स्टार्ट होता है। यूजर लेवल थ्रेड आर फास्ट टू क्रिएट एंड मैनेज, जिसकी वजह से टेंशन नहीं है। जैसे हम बाजार में खुलेआम पी रहे होते हैं ना, हमें कोई टेंशन नहीं है, बहुत तेज हर चीज जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। यहाँ पे आएंगे ना, अब तो यहाँ पे फिर हर चीज का पता करना होगा कर्नल से। कर्नल से पूछेंगे ये करूँ ये ना करूँ, वो इजाजत देगा तो होगा, तो नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये फास्टली क्रिएट होते हैं और बंद होते हैं, यहाँ पे नहीं होते। नो और लेस कोऑर्डिनेशन अमंग दी यूजर लेवल थ्रेड्स एंड कर्नल। या तो इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन होती नहीं है या फिर थोड़ी बहुत होती है। नो और लेस, कम से कम कोऑर्डिनेशन होती है, कब जरूरत पड़ जाती है तो यहाँ पे उसको कर्नल लेवल पे पता मता कर लेता है, अदरवाइज नहीं होती। दूसरा है हमारे पास टाइप इसका कर्नल लेवल थ्रेड्स।
कर्नल लेवल थ्रेड्स में नीचे जो थ्रेड्स चल रहे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सर्विसेज उसको मैनेज कर रहा होता है, ये जी कर्नल स्पेस में सिस्टम के जो रिलेटेड सर्विसेज हैं वो मैनेज हो रहे होते हैं, कर्नल सर्विसेज। इन दिस केस थ्रेड मैनेजमेंट इज डन बाय द कर्नल। ठीक है, थ्रेड मैनेजमेंट कर्नल खुद कर रहा होता है। कर्नल थ्रेड्स आर सपोर्टेड डायरेक्टली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, और इनको ये डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा होता है, किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो उनकी कोड्स हैं, जो भी हैं, जो उसकी सर्विसेज हैं, वो यहाँ पे मैनेज हो रही होती है, उनके थ्रेड्स चल रहे होते हैं। जैसे कर्नल मोड में शिफ्ट होती है चीज। ठीक है जी, पहले यूजर मोड था, ये कर्नल मोड है। The kernel maintains context information for the process as a whole and for individual threads within the process. ठीक है, whole भी वो context को मैनेज कर सकता है, context switch को, context की information को, और single thread के लिए भी मैनेज कर सकता है, complete के लिए भी मैनेज करता है और single के लिए भी मैनेज करता है, क्योंकि वो तो बॉस है, सारा कुछ कर सकता है। The kernel performs thread creation, scheduling and management in kernel space, और कर्नल खुद ये कर रहा होता है। ठीक है, ये सारा कुछ परफॉर्म कर रहा होता है। कर्नल थ्रेड्स आर जनरली स्लोअर टू क्रिएट एंड मैनेज देन द यूजर थ्रेड। ये जो थ्रेड होते हैं ये स्लोअर होते हैं एज कम्पेयर टू यूजर थ्रेड, क्योंकि वो फ्री होते हैं। ये फिर इसमें हेडेक होता है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, बड़े सिक्योरली, बड़े ख्याल से इनको क्रिएट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, तो वरना सिस्टम आपका क्रैश हो सकता है। तो जो सिस्टम, जो कर्नल मोड है, वो कर्नल की जो सिस्टम की जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे मैनेज हो रहे होते हैं, उनकी थ्रेडिंग भी हो ही पड़ी होती है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मॉड्यूल है, उनके अपने थ्रेड हैं, उसके अपने जो सॉफ्टवेयर हैं, जो स्केजुलर हैं, जो मेमोरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, वो क्या करते हैं, उनके भी अपने थ्रेड्स हैं। तो वो थ्रेड्स यहाँ पे मैनेज हो रहे हैं, यूजर हैं वो यहाँ पे मैनेज हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपके दो टाइप्स हो गए थ्रेडिंग के। डिफरेंस बिटवीन यूजर लेवल एंड कर्नल लेवल थ्रेड है, यूजर लेवल थ्रेड्स आर फास्टर टू क्रिएट एंड मैनेज और कर्नल लेवल थ्रेड स्लोअर टू क्रिएट एंड मैनेज। इम्प्लीमेंटेशन इज बाय अ थ्रेड लाइब्रेरी एट द यूजर लेवल। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थ्रेड लाइब्रेरी के थ्रू की जाती है यूजर लेवल में। और ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट क्रिएशन ऑफ कर्नल थ्रेड, और यहाँ पे जो थ्रेड की जो क्रिएशन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट कर रहा होता है, सपोर्ट में होती है, उसकी सपोर्टनेस से इसको क्रिएट किया जाता है कर्नल लेवल थ्रेड्स को। और यहाँ पे जो है थ्रेड लाइब्रेरी खुद ब खुद ये वो कर रही होती है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल नहीं है। यूजर लेवल थ्रेड इज नॉन स्पेसिफिक एंड कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर लेवल की जो थ्रेड है, जैसे फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस है ना, वो हम इस सिस्टम पे भी इंस्टॉल हो सकता है, हम मेरे सिस्टम एचपी पे भी इंस्टॉल हो सकता है। वो फिर आप ले जाए डेल के सिस्टम, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें एमएस ऑफिस, उसको लेके फिर किसी और में इंस्टॉल कर लो उसको, तो वो हर जगह इंस्टॉल हो सकता है। ये थ्रेड हर जगह, यूजर लेवल थ्रेड जो है ये हर जगह चल रहे हैं। एप्लीकेशन लेवल थ्रेड इसको कहते हैं, यूजर लेवल थ्रेड कहते हैं, ये हर जगह हर ऑपरेटिंग सिस्टम में चलते हैं। लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड जो है वो स्पेसिफिक होते हैं हर ऑपरेटिंग सिस्टम के। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना जो मॉडल है, सीपीयू मॉडल है, उसके मुताबिक उसको अरेंज किया जाता है, उसको सेट किया जाता है। ठीक है जी, तो उसके मुताबिक वो सेट होते हैं। जैसा कि लिनक्स है, लिनक्स ऑपरेटिंग, अब फॉर एग्जांपल किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को आप किसी एक हार्ड डिस्क में आपने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम किए हुए हैं, दूसरे हार्ड डिस्क में और ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इनको जब आप लोग एक सिस्टम में लगाते हैं दोनों हार्ड डिस्क को, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो उसको पिक नहीं करता। ठीक है जी, तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए फिर हम इस चीज से अक्सर देखते हैं कि कर्नल लेवल थ्रेड जो है वो तो किसी एक स्पेसिफिक सीपीयू के मॉडल के लिए बने हैं, सिस्टम के लिए बने हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं, और जो यूजर लेवल थ्रेड है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है मल्टी प्रोसेसिंग। व्हाट इज मल्टी प्रोसेसिंग? इन ए यूनि प्रोसेसिंग प्रोसेसर सिस्टम, ठीक है, इन ए यूनि प्रोसेसर, सिंगल प्रोसेसर को यूनि कहते हैं, यूनि प्रोसेसर सिस्टम ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूट एट अ टाइम। एक ही प्रोसेस एट अ टाइम एट द सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर एक प्रोसेसर लगा हुआ है, यूनि प्रोसेसर है, उसमें कोई उसमें लॉजिकल डिवीजन भी नहीं है, कोर भी नहीं है, जो भी है कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेसर, यूनि प्रोसेसर, ओनली वन प्रोसेस। सबसे पहले मल्टी प्रोसेसिंग होता क्या है वो हम देख रहे हैं। तो अगर यूनी प्रोसेसर एक प्रोसेसर है,
तो उसमें एक ही प्रोसेस एट सेम टाइम एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन अगर मल्टी प्रोसेसिंग है इज द यूज ऑफ टू और मोर सीपीयू प्रोसेसर विद अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। एक मदरबोर्ड पे जब एक से ज्यादा प्रोसेसर हम लगाते हैं या लगे हुए हैं, उसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। समझ आई? एक कंप्यूटर सिस्टम में, सिंगल कंप्यूटर सिस्टम में एक मदरबोर्ड पे अगर मोर देन वन प्रोसेसर लगे हुए हैं, चिप लगी हुई है, तो उसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। The term also refer to the ability of system to support more than one processor with a single computer system। ये टर्म इस चीज को भी रेफर करता है कि ये एक एबिलिटी है किसी भी सिस्टम की कि वो सपोर्ट करता है एक से ज्यादा प्रोसेसर अपने मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड डिजाइन ही ऐसा हुआ पड़ा होता है कि उसमें एक से ज्यादा चिप लगाने की वो होती है, गुंजाइश होती है। Now, since there are multiple processor available, जो जबकि अब चूंकि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर अवेलेबल हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम, तो हम मल्टीपल प्रोसेसेस को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब प्रोसेसर ज्यादा है तो हम मल्टीपल प्रोसेसर को भी प्रोसेसेस को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई। दीज मल्टी प्रोसेसर शेयर द कंप्यूटर बस। बसेस भी, बस क्या होती है? जो जिस पाथ पे डेटा जा रहा होता है, वो बस है हमारे पास। ये जो हमारे पास मल्टी प्रोसेसर होते हैं, अमूमन ये शेयर करते हैं क्योंकि सिंगल कंप्यूटर की बात हो रही है ना, तो सिंगल कंप्यूटर एक मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड पे वो जो लाइंस हैं, यानी दो घरों की जो रास्ता है वो एक है। दो घर हैं, उस घर में उस हर दोनों घरों का रास्ता एक ही है। अब वो रास्ते को भी शेयर कर रहे हैं। सम टाइम द क्लॉक, यानी उस टाइम को भी शेयर करते हैं, एट द सेम टाइम डेटा जा रहा है। क्लॉक भी शेयर है कि 2 मिनट बाद 2 मिनट आप इस रोड को यूज करें, 2 मिनट बाद मैं यूज करूंगा, तो क्लॉक भी डिफरेंट वो शेयर है। या इसको सीपीयू स्पीड भी कह दे, क्लॉक को आप सीपीयू की वो भी कह सकते हैं, टाइमिंग भी कह सकते हैं कि सीपीयू का टाइम भी शेयर है। क्लॉक शेयर मीन यानी 2 मिनट तक आप चलेंगे, 2 मिनट तक ये चलेगा। और मेमोरी भी अमूमन और प्रेफरल डिवाइसेस भी होती हैं, जो बाहर से डिवाइस हम प्लग करते हैं अपने सिस्टम में, और मेमोरी, रैम वगैरह ये भी शेयर होती हैं इनमें अमूमन। ठीक है? दीज मल्टी प्रोसेसर शेयर द कंप्यूटर बस, समटाइम द क्लॉक, मेमोरी एंड प्रेफरल डिवाइसेस। प्रेफरल डिवाइसेस का आपको पता होगा, 5th सेमेस्टर में आ गए हो, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्रेफरल डिवाइस का पता होगा। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम वर्किंग कैसे वर्क करता है? विद द हेल्प ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग मेनी प्रोसेसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड सिमल्टेनियसली। ठीक है? जैसे हमें पता है कि मल्टी प्रोसेसिंग की जो मदद से हम मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक साथ पैरेलल से। जैसा कि कहते हैं कि प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है और P4 है, आर वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन, ये वेट कर रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए। नाउ इन ए सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, अगर एक प्रोसेसर लगा हुआ है सिस्टम में, firstly one process will execute, then the other, then the other and so on। तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो फिर ये होगा। तो बट विथ मल्टी प्रोसेसिंग ईच प्रोसेस कैन बी असाइंड टू अ डिफरेंट प्रोसेसर। अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर हैं, 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं मदरबोर्ड पे, तो हम हर एक को एक एक प्रोसेस असाइन कर देते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। इफ इट इज अ डुअल कोर प्रोसेसर, यानी 2 कोर हैं, तो फिर 2 प्रोसेसर, यानी 2 प्रोसेसर हैं, तो 2 प्रोसेस उनको असाइन किए जा सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो सिमल्टेनियसली, एंड दिस विल बी 2 टाइम फास्टर। तो इससे 2 गुना वो स्पीड में आ जाएगा, यानी बजाय एक के वो 2 प्रोसेसर को एट द सेम टाइम कर रहे हैं, तो 2 गुना स्पीड हो गई उसकी। सिमिलरली अ क्वाड कोर प्रोसेसर, अगर क्वाड कोर प्रोसेसर है, विल बी 4 टाइम एज फास्ट एज अ सिंगल प्रोसेसर। एक प्रोसेसर से वो 4 गुना स्पीड में होगा, जो क्वाड कोर होते हैं, 4 कोर वाले। तो एक की बजाय हम 4 कोर वाला अगर यूज करते हैं तो 4 गुना स्पीड हो गई। एक की बजाय 2 कोर वाला यूज करें, 2 गुना स्पीड हो गई। तो मल्टी प्रोसेसिंग की वर्किंग ऐसी होती है। वाई यूज मल्टी प्रोसेसिंग? ठीक है? तो ये तस्वीरों में भी वही चीज है। ये आपके पास एक पूरा मदरबोर्ड है, ठीक है? मदरबोर्ड, सिंगल मदरबोर्ड है, उस पर ये एक चिप लगी हुई है प्रोसेसर के लिए, सीपीयू के लिए। एक ये चिप लगी हुई है, यहाँ पे सीपीयू है। ये 2 चिप हैं,
उनका जो मेमोरी है वो शेयर्ड है। यहाँ पे जो बसेस है उसके अंदर जो रास्ता है जो इधर से उधर जाने का वो भी शेयर है। पेरिफेरल डिवाइसेस जहाँ पे जो लगेंगे, कार्ड लगेंगे या एक्सटर्नल यूएसबी लगेंगी, उनके लिए भी ये दो प्रोसेस काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल चीजें, क्लॉक भी आपकी जो यहाँ पे ये सेल लगा हुआ है, सीमास सेल, ये क्लॉक लगा हुआ है, तो ये भी सारा, और बाकी जो सीपीयू की जो है वो सारी जो है। ठीक है जी। तो ये चीजें शेयर्ड हैं सारी आपस में, लेकिन यहाँ पे भी ये तस्वीर दिखाई गई है सीपीयू 1, सीपीयू 2 अप टू एन, और मेमोरी शेयर और सारा कुछ सिंगल से मदरबोर्ड होता है। द मेन एडवांटेज क्यों हम यूज करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज टू गेट मोर वर्क डन इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा काम लेना चाहते हैं कम से कम टाइम। These type of system are used when very high speed is required to process a large volume of data। और ये सिस्टम इसलिए हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने बहुत ही हाई लेवल पे डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं, लार्ज अमाउंट डेटा को। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कैन सेव मनी इन कंपैरिजन टू अ सिंगल प्रोसेसर। डेफिनेटली आपके जो बहुत सारा पैसा बच जाता है, बजाय इसके कि आप सिंगल प्रोसेसर के 10 सिस्टम ले रहे हैं, तो एक ही सिस्टम ले लो, उसके 10 प्रोसेसर उसमें लगा लो, बस काम कर लिया। सिर्फ बिकॉज द प्रोसेसर कैन शेयर प्रिफरल एंड पावर सप्लाई, क्योंकि ये जो होते हैं मल्टी प्रोसेसर जो सिस्टम होते हैं, ये आपस में शेयरिंग कर रहे होते हैं। सप्लाई भी ये कर रहा है, ये करंट भी ये कर रहा है, बजाय इसके कि आप डिफरेंट कंप्यूटर ले लें, एक एक प्रोसेसर के 3 कंप्यूटर लेते, तो 3 की जगह ऐसा करें कि 3 सीपीयू वाला एक सिस्टम ले लें जिसमें 3 सीपीयू हो, एक मदरबोर्ड। इफ वी हैव 10 प्रोसेसर एंड वन फेल, अच्छा ये हो गया सब सप्लाई, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड इंक्रीज रिलायबिलिटी इन द सेंस दैट इफ वन प्रोसेसर फेल, द वर्क डज नॉट halt, इट ओनली स्लो डाउन। ठीक है, अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट है, मल्टी प्रोसेसर है, तो इससे रिलायबिलिटी भी आ जाती है। किस सेंस में, कि अगर एक प्रोसेसर फेल हुआ तो दूसरा काम करेगा, करेगा भी, और थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, यानी उस पे वो दूसरे का जो फेल हुआ है वो सारा काम उससे हटा के इसकी तरफ मूव हो जाएगा उसका। जैसे कि हमारे घरों में दो लाइनों पे बिजली आ रही है, तो अगर एक लाइन खराब हो गई तो हम दूसरे पे सारा बर्डन डाल देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपके घर में 2 मीटर लगे हुए हैं, 1 मीटर और आपने घर के अंदर चेंज ओवर लगाया हुआ है। अक्सर लोगों ने लगाए हुए हैं, बस सिटी में जिनके घर है उनके 2 लाइन आई हुई हैं, 2 मीटर हैं, और चेंज ओवर लगाए होते हैं। जब एक लाइन की बिजली नहीं होती तो वो दूसरे पे लगा देते हैं पूरे घर की बिजली। तो इस तरह क्या होता है, आप 1 मीटर अगर बिजली दोनों में है तो वो ऊपर का पोर्शन अपने मीटर पे चल रहा है, नीचे का पोर्शन अपने मीटर पे चल रहा है, बर्डन नहीं है 1 मीटर पे। लेकिन अगर एक लाइन की बिजली चली जाती है तो हम चेंज ओवर के जरिए पूरे घर की बिजली 1 मीटर पे कर देते हैं, जिसपे लाइन पे बिजली होती है। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा कि काम तो चल रहा है, लेकिन 1 मीटर पे बोझ हो गया है, वो थोड़ा सा बर्डन उस पे आ गया है, तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी हैवी हो जाती है। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 10 प्रोसेसर एंड वन फेल, देन द वर्क डज नॉट halt, वर्क काम तो नहीं रुकेगा, रादर देन द रिमेनिंग 9 प्रोसेसर कैन शेयर द वर्क ऑफ द 10 प्रोसेसर। लेकिन वो जो 9 प्रोसेसर हैं वो अब 10वें प्रोसेसर का काम भी अपने जिम्मे ले लेंगे और उसको चलाएंगे, तो थोड़ा काम ज्यादा हो गया, इन पे बोझ ज्यादा हो गया। यानी 10वां जो फेल हुआ है उसका काम, उसके बंदे भी इनकी तरफ आ गए हैं, अब वो उनको भी मैनेज करेंगे। दस द होल सिस्टम रन ओनली 10% स्लो, और सिर्फ 10% स्लो हुआ है 100% में से। क्योंकि 10 प्रोसेसर थे, 10-10% कर दें तो मैं समझे कि सिर्फ 10% हुआ है, 90% जो है चल रहे हैं। 9 प्रोसेसर हैं, 90% को समझ लें। 10वां फेल हुआ है तो सिर्फ 10% स्लो होगा, 90% ठीक ठाक चलेगा, रादर देन फेलिंग ऑल टुगेदर, बजाय ऐसे कि सारे फेल होंगे। अब हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर। हमारे पास दो किस्म के मल्टी प्रोसेसर के टाइप्स हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर, दैट इज सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर, और इनकी जो डिटेल है वो नीचे है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर क्या है? इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम each processor contain a similar copy of the operating system and they all communicate with each other। ठीक है जी। इस सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर के जो मदरबोर्ड्स होते हैं, इसमें एक ही विंडो
सब पे इंस्टॉल होती है, मतलब प्रोसेसर में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है जिसको मैनेज कर रहा है वो एक ही है, सिमिलर कॉपी है। ठीक है जी। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होता है, वो इन सारे प्रोसेसर्स को मैनेज कर रहा होता है और कम्युनिकेट कर रहा होता है इन ए हर एक से। ऑल दी प्रोसेसर आर इन ए पीयर टू पीयर रिलेशनशिप, और ये सारे जो आपके पास ये जो प्रोसेसर होते हैं, ये सीपीयू होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं पीयर टू पीयर में। ठीक है। इनकी जो आर्किटेक्चर है वो पेयर टू पेयर होगा, क्लाइंट सर्वर नहीं होता। ठीक है। साइमेट्रिक में पेयर टू पेयर इनकी रिलेशनशिप होती है, जबकि एसिमेट्रिक में क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे पेयर टू पेयर कॉन्सेप्ट है। यानी क्या मतलब हुआ? नो मास्टर, ठीक है, और नो स्लेव। कोई मास्टर नहीं है, कोई स्लेव नहीं है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम। ये मेन कॉन्सेप्ट है कि एसिमेट्रिक में जितने भी प्रोसेसर होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट होंगे मींस खुद में ही वो कंप्लीट होंगे, अलग अलग प्रोसेसेस को चलाएंगे, अलग अलग प्रोसेसेस को चलाएंगे, वो जुड़े हुए नहीं होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है जी। वो प्रोसेस, एक प्रोसेस वन है, जैसा कि एक प्रोसेस पे चल रहा है, प्रोसेस टू दूसरे प्रोसेसर पे चल रहा है, एक दूसरे के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैनेज उसको एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज कर रहा है। यानी उसमें कोई भी मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे पेयर टू पेयर में है। पेयर टू पेयर में वो मेमोरी को यूज कर रहे हैं, हर कोई अपने लिए, वो कहते हैं मैं कंप्लीट हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। An example of the symmetric multiprocessing is the in-core version of Unix फॉर द मल्टीमैक्स कंप्यूटर। मल्टीमैक्स कंप्यूटर को आप नेट पे देख लें, उनकी मदरबोर्ड जब चेक करेंगे तो उस पर आपको मल्टीमैक्स में मल्टीपल प्रोसेसर आपको उसके मदरबोर्ड पे नजर आएंगे, और उसके लिए जो इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है वो है यूनिक्स का इन कोर वर्जन। यूनिक्स का इन कोर वर्जन किसके लिए? मल्टीमैक्स कंप्यूटर, जो मल्टीमैक्स मदरबोर्ड हैं उनमें मल्टीपल प्रोसेसर लगे होते हैं, उस पर जो विंडो इंस्टॉल है वो ये इंस्टॉल है। तो एक उसकी एग्जांपल है साइमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की। दूसरा है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में जस्ट इसमें कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। एसिमेट्रिक सिस्टम, ईच प्रोसेसर इज गिवन अ प्री डिफाइंड टास्क। ठीक है। देयर इज अ मास्टर प्रोसेसर दैट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू ऑल अदर प्रोसेसर। ठीक है। एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर कॉन्सेप्ट में एक जो प्रोसेसर होगा वो उनका बादशाह होगा, बाकी उसके वजीर होंगे। वो उनको फिर काम देगा, बताएगा कि आपने ये प्री डिफाइंड टास्क परफॉर्म करना है। तो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। यहाँ पे कोई बादशाह, कोई वजीर, कोई गुलाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, पेयर टू पेयर हैं, सारे एक जैसे हैं। यहाँ पे क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट है, क्लाइंट उसको, सर्वर उसको काम देगा और क्लाइंट उसको करेगा। ईच प्रोसेसर इज गिवन अ प्री डिफाइंड टास्क। हर एक प्रोसेसर को एक प्री डिफाइंड, पहले से बताया हुआ टास्क दिया जाता है कि आपने ये करना है। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? देयर इज अ मास्टर प्रोसेसर, एक मास्टर प्रोसेसर होगा, और दैट गिव्स अ इंस्ट्रक्शन, दो इंस्ट्रक्शन देगा टू ऑल अदर प्रोसेस, बाकी प्रोसेसर्स को। asymmetric multiprocessor system contains a master slave relationship। इसमें master slave relationship है मल्टी asymmetric multiprocessor systems में। और जो बाकी ये है symmetric multiprocessor system, इसमें ये नहीं है, नो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। asymmetric multiprocessor was the only type of multiprocessor available before symmetric multiprocessor were created। ठीक है। उससे पहले जब ये क्रिएट हो रहे थे तो सब ये यूज हो रहे थे, asymmetric multiprocessor यूज होते थे। ये इस टाइप के मल्टी प्रोसेसर अवेलेबल थे कब? बिफोर, पहले, जब सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर क्रिएट हुए। नाउ आल्सो दिस इज द चीपर ऑप्शन, और ये अब सबसे चीपर ऑप्शन है, सस्ती ऑप्शन थी हमारे पास। ठीक है जी। तो ये टाइप हो गए। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? बहुत इजी है, इजीली समझ जाने वाले टॉपिक्स हैं, और इसको मैंने कोशिश की है कि इजीली समझाऊं भी आप लोगों को। ये सारा कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वो हैं फीचर्स हैं, मेमोरी मैनेजमेंट करना, थ्रेड मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही जो फीचर्स हैं, मेन फंक्शंस हैं, कंपोनेंट्स हैं, जो हमने स्टार्ट में पढ़े थे, वही चीजें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं।
तो हम कंप्यूटर की स्पीड पे सारा काम कर रहे हैं कि उसकी स्पीड अच्छी से अच्छी रहे। उसके लिए हम ये डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, थ्रेडिंग होती है और ये कॉन्सेप्ट जो हम रोज़मर्रा में देखते हुए हमारे डेली लाइफ की एग्ज़ाम्पल इसलिए मैं देता हूँ कि वो उसी से जुड़ी हुई बातें हैं, कंप्यूटर में भी वही इम्प्लीमेंटेड है। यहाँ पे आपका एक होमवर्क है जो आपको दे रहा हूँ और वो आपने फिर स्टडी करना है। इसके ऑनवर्ड आप इसके लेक्चर नोट्स बनाएँ, इन टॉपिक्स के जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप उसमें कम से कम इतनी डिटेल डालें कि आपके अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको सिर्फ़ 1 लाइन उसका ना लिखें, एक-एक पूरा-पूरा पेज उस पे आप लिखें या उसके रिलेटेड जितनी भी डिटेल उसमें हो, वो आपने इंक्लूड की हो, ना कि सिर्फ़ उसको डिफाइन किया हो। तो डेफिनिशंस से सिर्फ आपने इस पे इक्तिफा नहीं करना, आपने इससे ऑनवर्ड जितनी भी इस टॉपिक की डिटेल होगी, वो कम से कम उसमें होनी चाहिए। चाहे वो आप 2-2 लाइनों में ही क्यों ना लिखें उनकी हेडिंग, लेकिन उनको समझें और उनको एक्सप्लेन करना है आपने। सो क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मल्टी-थ्रेडिंग? मल्टी-थ्रेडिंग क्या होता है? हमने तो थ्रेडिंग पढ़ी और उसके टाइप्स पढ़े, माइक्रो कर्नेल पढ़ा, लेकिन मल्टी-थ्रेडिंग क्या होता है? व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग? ये दो इसमें क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग क्या है, उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, डिफरेंट मॉडल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग कौन से हैं, वो आपने एक्सप्लेन करने हैं अपने लिए। ठीक है जी। ऑनवर्ड हम देखेंगे कि हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको असाइनमेंट या इससे रिलेटेड अगर कोई क्विज़ जनरेट हो सकता है एक स्पेसिफिक टाइम तक, तो मैं उसके लिए सॉफ्टवेयर देखूँगा, तो उसमें हम अरेंज करेंगे। ठीक है जी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी टॉपिक की अच्छी तरह। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।